अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है अपना सेकंड हेड ऑफ इनकम जो प्रॉपर्टी का है। सैलरी का हेड ऑफ इनकम फिल वक्त कंप्लीट हो गया। ये जिस वक्त एक दफ़ा आपके सारे हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर जब हम वो सवाल करने लगेंगे जो एग्जाम लेवल के हैं, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम भी टेस्ट हो सकता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आ सकते हैं, तो फिर हम एक दफ़ा फिर इसको गो थ्रू करेंगे और कुछ चीज़ों को मज़ीद रिफाइन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। सो अभी हम बात करते हैं आज प्रॉपर्टी इनकम की। प्रॉपर्टी इनकम, ये जो हेड ऑफ इनकम है, ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है। और कहाँ पे प्लेस्ड होता है आपके सारी कैलकुलेशन के अंदर? ये हमारा, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है, इसमें सेकंड पॉइंट है ये प्रॉपर्टी इनकम का। ठीक है जी। ना, इससे पहले कि हम इसके टैक्स लॉ ने क्या चीजें बताई हैं, हम पहले इसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सी चीजें आएंगी। सो इसके अंदर अगर आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, लेट्स से दिस इज प्लॉट ऑफ लैंड, या इस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बना ली है, घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, प्लाजा भी हो सकता है, और आप ये लैंड किसी को रेंट पर दे देते हैं या ये बिल्डिंग किसी को रेंट पर दे देते हैं, तो जिस हेड ऑफ इनकम में अब आमदनी आएगी वो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम होगा। ठीक है। आ, इसके साथ लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम बिल्डिंग की बात करें। तो ये जो लैंड और बिल्डिंग है, इसका जिस वक्त इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो कौन कौन सी होंगी? नंबर वन इज कॉल्ड टेनेंट, एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑनर। इसको आप लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली मालिक मकान है और ये किराएदार है जिसने ये जमीन या फिर ये बिल्डिंग किराए पर लेनी है। ना, इन दोनों के दरमियान जो मुआहदा होता है ना, उसके अंदर एक तो ये एग्री करते हैं, नंबर वन, कि आपको पीरियोडिक पेमेंट्स कितनी की जाएंगी। ठीक है। ये जो पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, इसको आमतौर पर कहते हैं कि जी आपका किराया कितना होगा। ये जो पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, यूजुअली घर के केस में तो हमें पता है कि ये मंथली होती हैं, घर का किराया, क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो अगर उसने ज़ाहिर है महीने के पैसे आने। लेकिन बिजनेस के केस में ये जरूरी नहीं होता कि ये मंथली पेमेंट्स ही हो। अगर आपने कोई बिल्डिंग, लेट्स से प्लाजे में कोई शॉप लेनी है रेंट पे, तो वो हो सकता है कि आप मालिक मकान कहे जी कि आप मुझे क्वार्टरली पेमेंट्स कर दें या हाफ ईयरली कर दें। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये पीरियोडिक किसी खास पॉइंट के बाद आपने एक कंटिन्यूस पेमेंट करनी होती है, इसको हम किराया बोलते हैं। और साथ में जो मालिक मकान होता है या दुकान का जो ऑनर है, वो आपसे कुछ सिक्योरिटी भी लेता है। ये सिक्योरिटी जो आपसे लेता है, ये उसने आपको रिफंड करनी होती है। लेकिन ये रिफंड किस वक्त करेगा? वो जिस वक्त आपकी टेनेंसी एक्सपायर हो जाएगी, यानी जिस वक्त आपका वो, आप वो जगह खाली कर देंगे, तो फिर वो सिक्योरिटी आपको वापस करेगा। ये सिक्योरिटी वो लेता है किस लिए है? वो इसलिए लेता है कि अगर किराएदार ने कोई मेरे घर को नुकसान कर दिया, या दुकान वाले ने मेरी शॉप में कोई डैमेज कर दिया, कोई जाते जाते कोई बिजली गैस पानी के बिल छोड़ गया, तो फिर मैं उस सिक्योरिटी में से वो अदा कर दूंगा। तो ये सिक्योरिटी में से वो अगर कोई उसका डिफॉल्ट हो तो वो पूरा करता है और बाकी पैसे फिर उसको वापस कर देता है। ठीक है। लेकिन ये दिए इसी टर्म्स के ऊपर जाते हैं कि ये वापस किए जाएंगे। इसी तरह ये जो किराया है, इसके अंदर बाज मर्तबा ऑनर ये भी, अभी हम सिर्फ ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, टैक्स लॉ की बात नहीं की हमने, हम सिर्फ वो स्पेक्ट्रम सारा डिस्कस करेंगे जो जो चीजें आ सकती हैं हमारे सामने। तो अब ये जो पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, इसमें बाज दफा मालिक मकान या दुकान का मालिक या जमीन का मालिक आपको एडवांस पेमेंट भी कह सकता है कि आप मुझे करें, यानी मुझे 6 महीने का एडवांस पे कर दो, उसके बाद जो आप प्रोडक्ट मुझे मंथली पेमेंट करते रहना। ये दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर है कि ये दोनों किस चीज के ऊपर एग्री करते हैं, ऑनर और टेनेंट, कि जी हम इस तरह से अपना मामला जो है वो चलाएंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है जो जिसका इस्तेमाल उस वक्त आता है जिस वक्त आपने अपना लैंड या बिल्डिंग को सेल करना हो। ठीक है। तो
इसमें तो कौन कौन सी पार्टीज होंगी? एक होगा सेलर, ये जो सेलर है ये एसेंशियली कौन होगा? ऑनर। और दूसरा होगा बायर, जिसने इस जगह को खरीदना है। नाउ दे बोथ विल कम अप एंड टॉक अबाउट कि जनाब कितने की आपकी ये लैंड या बिल्डिंग मैं खरीद सकता हूँ। और इफ दे एग्री ऑन अ सुटेबल प्राइस विच सूट्स बोथ ऑफ देम, तो फिर ये कहेंगे ठीक है जी, डील को डन कर देते हैं। ये जो डील डन है ये किस लिए करनी होती है? ताकि ये अब मजीद किसी और से सेल करने की बात ना करे। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की इससे बात कर ली, आधे घंटे बाद पता चला इन साहब के जाने के बाद कि एक और बंदा है, उसने कहा जी मैं 10,05,000 रुपये आपको देता हूँ, और ये लालची आदमी था, इसने कहा ठीक है मैं इससे खत्म और इससे कर लेता हूँ। तो ये जो बायर है ये सेलर के साथ एक डील डन करने के लिए, ये जो सेलर है ये इसको कहेगा कि जनाब अगर आप सीरियस हैं तो आप मुझे कुछ बयाना दे दें। सुना भाई ये लफ्ज आपने, बयाना? ठीक है। तो बयाने का क्या मकसद होता है? बयाने का मकसद, इसको टोकन मनी भी कहते हैं। टोकन मनी का मकसद ये है कि ये कौन पे कर रहा होगा? ये कौन पे कर रहा होगा? ये बायर से सेलर को जाएंगे कुछ एडवांस में पैसे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इन दोनों ने अब अपनी डील डन कर दी हुई है। अगर तो ये बायर कल को पैसे लेकर नहीं आता, लेट से हम एक प्राइस एज्यूम करते हैं कि 1 मिलियन पे इनकी डील डन हो गई, और इसने कहा जी कि ठीक है मैं आपको 10,000 रुपये बयाना दे रहा हूँ, तो 10,000 पे डील डन हो गई। अब ये भी बाउंड है कि ये अब किसी और को बात नहीं करेगा, और ये भी बाउंड है कि जो भी इसने अब टाइम तय किया इसके साथ कि जी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एक हफ्ते बाद मैं आपको बकाया पैसे दूंगा, तो ये दोनों पार्टीज अब एक दूसरे के पाबंद हो गए। अगर इनमें से कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उसको कितना नुकसान होगा? उसको इतने का नुकसान होगा। यानी अगर बायर डिफॉल्ट करता है, वो ड्यू टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं लेकर आता, तो फिर सेलर ने ये 10,000 इसको वापस नहीं करना। ठीक है, वो अब किसके हो जाएंगे? अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर कर देता है बायर, खरीदने वाला, वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर वो जो 10,000 रुपए हैं वो किसके पास रह जाएंगे? सेलर के पास। वो अब वापस नहीं करेगा। लेकिन अगर सेलर डिफॉल्ट करता है, वो अपनी बात से फिर जाता है, तो फिर क्या होगा? उसने बायर को 20,000 रुपए देने हैं। एक वो 10,000 जो उसने उससे लिए हुए थे वो तो उसको वापस करने ही है, लेकिन साथ में जुर्माने के तौर पे बयाना पे उसने डबल वापस करना है, यानी 10,000 रुपए का फिर उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये डिफॉल्ट के केस में होता है। इसको टैक्स लॉ ने, ये वाली जो अमाउंट है, ये जो टोकन मनी है या ये जो बयाना है, ये इस केस में जिस वक्त सेलर अपने पास रख लेता है, इसको टैक्स लॉ ने एक नाम दिया है। इसको टैक्स लॉ ने नाम दिया है फोर फीटेड डिपॉजिट। इसको क्या बोले? फोर फीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो इसका इतना लंबा नाम है। ये जो टोकन मनी है, वो टोकन मनी जिसको सेलर ने क्या कर लिया था? वापस नहीं किया था। 4 फीट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, अपने पास रख लें। सो 4 फीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो ये सेलर ने अपने पास रखा है, तो इसको एक टैक्स लॉ ने नाम दिया है जी कि ये 4 फीटेड डिपॉजिट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। इसी तरह इससे ऊपर जो हमने सिक्योरिटी की बात की थी, इसको टैक्स लॉ ने नाम दिया है अनएडजस्टेबल एडवांस। यानी जब भी अनएडजस्टेबल एडवांस का जिक्र आएगा तो इसका मतलब क्या है? ये कौन से वाले पैसे हैं? ये वो पैसे हैं जो इसने एक्चुअली वापस कर देने हैं जब भी टेनेंसी खत्म होगी, किराए आप प्रॉपर्टी को वेकेट करेंगे तो ही वापस करेंगे। ये जो 6 महीने की एडवांस पेमेंट हमने बात की थी, इसको टैक्स लॉ ने नाम दिया है एडजस्टेबल एडवांस। ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है? जो भी पीरियोडिक रेंट आपने डिसाइड किया उसके अगेंस्ट। अगर आपने कहा जी कि 6 महीने की मुझे एडवांस पेमेंट कर दें, 6 महीने तक आपने कोई रेंट नहीं देना, वो मुझे आप एडवांस दे देंगे, उसके बाद फिर आप महीने का मुझे रेंट देते रहेंगे, इसको टैक्स लॉ ने नाम क्या दिया जी? एडजस्टेबल एडवांस। और ये जो किराया है, इसको इन्होंने कहा जी कि ये नॉर्मल
मतलब इसका कोई खास नाम नहीं है, लेकिन मैं इसको फिलहाल कह रहा हूँ कि ये रेंट की अमाउंट है जो उसने पीरियोडिकली पे ऑफ करनी है। नाउ ये जो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है, इसके अंदर हमने क्या करना होगा जी? इसके अंदर नंबर वन, हमने एक रेंट कैलकुलेट करना होगा, जिसको टैक्स लॉ ने टेक्निकली बोला है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सबसे पहली चीज, हमारा जो टास्क होगा, जैसे ही आपको सवाल में कहीं नजर आए कि जी मुझे प्रॉपर्टी का कोई सिनेरियो नजर आ रहा है, तो आपने फॉरन रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैलकुलेट करना होगा। प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम जो है, ये वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। ये किसके केस में रेलिवेंट है? प्रॉपर्टी के ऑनर के केस में। जो टेनेंट है उसका तो खर्चा है ना, तो इनकम की तो बात ही नहीं हो रही, तो इनकम टैक्स की भी कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब है। तो ऑनर के केस में ही ये आमदनी बनती है, तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेंसेस, या इसको अगर मैं कहूँ अलाउएबल एक्सपेंसेस। सो टैक्स लॉ ने एक लिस्ट बता दी है आपको कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आप इस प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में माइनस कर सकते हैं। तो अब हम जरा थोड़ा सा, मैं वापस जाने लगा हूँ सैलरी के हेड ऑफ इनकम में। सैलरी के हेड ऑफ इनकम में हमने कुछ एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी कि हम कोई एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, की थी ना? डिडक्शंस के ऊपर हमने बात की। क्या बात की थी हमने? कि इस हेड ऑफ इनकम में कोई एक्सपेंस इजाजत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम जो है वो ऐसा हेड ऑफ इनकम है कि इसमें आपको एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। और टैक्स लॉ ने बकायदा एक लिस्ट बनाकर दिया कि अगर इनमें से कोई खर्चा हो तो वो आप क्या कर लेना, माइनस कर लेना, और बाकी इनकम को फिर शामिल कर लें और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लें। अब हम जरा टैक्स लॉ की बात करते हैं। ये जो हमने ट्रांजेक्शन आपने अंडरस्टैंड कर ली आपके क्या क्या हो सकती हैं किराएदार और उसके दरमियान, तो अब जरा टैक्स लॉ की बात करते हैं। सो टैक्स लॉ सबसे पहले तो आपको ये कहता है जी कि इट विल बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑनर या लैंडलॉर्ड जिसको कहा है हमने, और दूसरा बंदा कौन है? टेनेंट या किराएदार। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा कि ये कोई भी प्रॉपर्टी, जो कि लैंड भी हो सकता है और बिल्डिंग भी हो सकती है। बिल्डिंग में जैसे मैंने कहा कि रिहाइश का घर भी हो सकता है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, दुकान प्लाजे में हो सकती है, तो वो टेनेंट जो है वो किराए पर लेना चाहता है। अब ये दोनों जिस अमाउंट को एग्री करेंगे उसको क्या टैक्स लॉ ने नाम दिया जी? रेंट। और इस रेंट को डिफाइन किया है टैक्स लॉ ने। रेंट मीन क्या चीजें इसमें शामिल है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन टू यूज और ऑक्यूपाई, और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई लैंड और बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने इसको मजीद एलेबोरेट किया हुआ है। एज कंसिडरेशन टू यूज और ऑक्यूपाई, यानी या तो वो इसको यूज करेगा, या ये भी तो हो सकता है कि उसने किराए पे ले लिया लेकिन अभी इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, तो इसका मतलब उसका राइट टू यूज तो है ना। तो इसका मतलब ये कि दोनों सूरतों में, यानी उसने, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी रेंट पे ले लियो तो अब उसके में आके इस्तेमाल भी करना शुरू करे। अगर उसने प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली तो जो रेंट एग्रीमेंट जिसने हफ्ते का किया है, उसका जो भी रेंट उसने उसने कहा जी कि मैं आपको अमाउंट या कंसिडरेशन पे करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड रेंट। एंड रेंट इंक्लूड्स फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये अब लफ्ज आपके लिए नया नहीं होना चाहिए कि रेंट में मजीद क्या चीज शामिल कर दी गई है। ऑल्दो ये रेंट नहीं होता, ये जो फिक्रा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये क्या था? ये तो बेसिकली बयाना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है, ये तो वो बयाना है जो बेसिकली सेलर ने जब्त कर लिया था। किस वजह से? क्योंकि बायर जो था वो टाइम पे पैसे नहीं लेके आया, तो जो बयाना दिया हुआ था वो अब उस उसके हिस्से में आ गया। तो फोरफीटेड डिपॉजिट को भी टैक्स लॉ ने कहा कि ये रेंट की डेफिनेशन में शामिल है। इसका मतलब ये कि ये भी हमने, जब प्रॉपर्टी इनकम बनानी है तो अगर कोई फोरफीटेड डिपॉजिट होगा तो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में उसको शामिल करेंगे। सो हम अपनी रिवायत को कायम रखेंगे जी। क्या कि टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद देन वी विल गो फॉर डिसाइडिंग प्रॉपर्टी इनकम केस। अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लें, सैलरी के हेड ऑफ इनकम में भी हमने यही किया था ना। वहां पे थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये खास तौर पे हमने याद रखने होते हैं। और फिर उसके बाद हम अगेन, ये थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं आपको किसी स्टडी टेक्स्ट या किताब में नहीं मिलेंगे। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है कि यार अगर इन चीज़ों में गलती ना हो तो फिर चांस कम है कि न्यूमेरिकल में गलती आप करेंगे।
तो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में भी कौन कौन सी दो चीजें हैं जी। नंबर वन, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है प्रॉपर्टी पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। और दूसरा ये कि बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होंगी। बेसिस ऑफ टैक्सेशन से क्या मुराद है कि मैंने प्रॉपर्टी को कैश बेस पे टैक्स करना है या अक्रूवल बेस पे टैक्स करना है। तो जिन बच्चों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैंने लास्ट टाइम सैलरी का हेड ऑफ इनकम पढ़ाते हुए एक्सप्लेन किया था कि कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में क्या फर्क होता है। मिसाल के आप जरा प्रॉपर्टी के केस में जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे सैलरी के केस में किया था वैसे यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट से एक बंदा ऑनर है, इसको मैं कह देता हूँ मिस्टर ओ, ओ से ऑनर बना देते हैं। और एक किराएदार है, लेट से मिस्टर टी, टेनेंट। ठीक है जी। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि 10,000 रुपये पर मंथ पे घर जो है वो किराए पे लिया जाएगा। ठीक है, साल के शुरू में एग्रीमेंट हो गया, पूरा साल ये साहब जो थे मिस्टर टी उस घर में रहते रहे। लेकिन पूरा साल ये बेरोजगार थे, कोविड आया हुआ था, ये रेंट का 1 रुपया भी अदा नहीं कर सके। तो अब अगर आप मिस्टर ओ की इनकम फाइंड आउट करेंगे ऑन कैश बेसिस, तो मिस्टर ओ की इनकम क्या है ड्यूरिंग द ईयर? जीरो, क्योंकि रेंट तो उसको कोई मिला ही नहीं। लेकिन अक्रूवल बेसिस पे मिस्टर ओ की इनकम कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000। पैसे मिले या नहीं मिले इससे फर्क ही नहीं पड़ता अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या देखता है कि क्या अमाउंट रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हो गया। हाँ वो तो हो गया, क्योंकि दोनों ने एग्रीमेंट किया था और 12 महीने वो बंदा घर में भी रह चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये जो अक्रूवल बेसिस है इसमें हम देखेंगे कि क्या आपने रेंट अर्न कर लिया। अगर अर्न कर लिया तो फिर मैं उसको इनकम में ले आऊंगा। लेकिन अगर कैश बेसिस है तो फिर मैं क्या करूँ, क्या देखूंगा कि क्या मैंने रेंट रिसीव किया है या नहीं किया। ठीक है जी। तो इससे जो ऑनर है उसकी टैक्सेबल इनकम पे फर्क पड़ेगा ना। अगर मैं बेसिस ऑफ टैक्सेशन चेंज कर दूं इस सिचुएशन में तो उसकी इनकम पे फर्क पड़ेगा। अगर अक्रूवल बेसिस करूंगा तो 1,20,000 इनकम में आ जाएगा और उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कैश बेसिस फॉलो करूं तो 1,20,000 नहीं आएगा उसकी इनकम में। तो अब टैक्स लॉ ने इस मसले को हल कर दिया जी। टैक्स लॉ ने कहा ये टैक्स पेयर की परेशानी की बात नहीं है। बेसिस ऑफ टैक्सेशन हम बता देते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होगी प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में? अक्रूवल बेस। ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, चूंकि इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है रेंट की डेफिनेशन में, तो रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, दोनों सूरतों में वो प्रॉपर्टी इनकम है। तो इसका मतलब अक्रूवल बेसिस फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस तरफ नहीं जाना, हमने इस तरफ जाना। हमने देखना ये है, अब सवाल में कहीं पे भी रेंट कितना मिला है ये हमारे लिए रेलेवेंट होगा। हमारे लिए रेलेवेंट क्या हो गया कि एग्रीमेंट कितने अरसे का हुआ था, उसने कितने अरसे के लिए वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और कितना रेंट उन्होंने एग्री किया था। ठीक है जी। तो अक्रूवल बेसिस थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में क्या थी बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ताकि हाँ कैश बेसिस थी। सिर्फ एक सिचुएशन थी जिसमें आपके पास चॉइस थी कि आप अक्रूवल बेसिस पे चले जाएं। वो कौन सी? कि जब आपको एरियर्स मिलते हैं सैलरी के। ठीक है। तो सिर्फ एरियर्स की सूरत में आपके पास चॉइस थी, अदरवाइज सैलरी को मैंने कैश बेसिस पे टैक्स करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी इनकम जो है वो पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है? तो टैक्स लॉ ने इसके लिए भी क्राइटेरिया बता दिया जी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अगर तो वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है तो फिर वो प्रॉपर्टी से जो आमदनी आएगी वो क्या होगी? रेंटल इनकम शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये बॉक्स में एक और चीज भी लिखी हुई है। तो पहली चीज क्या लिखी हुई है? कि आपके पास माइक ऑन हुआ? अच्छा, ठीक है। तो इधर सुन रहे हो तो फिर जूम पे क्यों सुन रहे हो? ओके, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, वॉल्यूम तो कम कर दे भाई मुर्तजा, वॉल्यूम तो कम कर दो। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पाकिस्तान में है तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये इससे जो रेंट आएगा वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। ये क्या चीज लिखी हुई है? राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान। तो आप खुदाई कर रहे थे, अचानक जमीन से तेल निकल आया, राइट। अब वो जो कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है, आपने उसको कहा कि आ जाओ जी मेरी जमीन पे, मैं घर नहीं बना रहा, आप तेल निकालें यहाँ से। तो आपने उसको राइट टू यूज दे दिया ना।
ठीक है। सो जो भी राइट टू यूज है वो फिर इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी इनकम होगी, और फिर अनलेस के वो कोई रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, लेकिन कैफ लेवल के ऊपर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक्सप्लोरेशन का राइट आपने दे दिया और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है जिसका एक्सप्लोरेशन का राइट दिया है, तो फिर उसका जो कंसिडरेशन है वो कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम, दैट्स इट। सो अगर मैं इसके लिए आसान लेमैन्स लैंग्वेज में रूल ऑफ थंब बनाना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूंगा जी कि अगर वो प्रॉपर्टी जिससे रेंट आ रहा है वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, सैलरी में क्या किया था हमने। सैलरी में हमने कहा ये था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कहाँ पे होगी, हमें इस चीज से ताल्लुक नहीं था कि वो पैसे कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट टू रिकॉल रिमाइंड दिस। और इसमें एक्सेप्शन थी एक, किसके लिए, सरकारी मुलाजिम के लिए, कि सरकारी मुलाजिम जो था वो अगर पोस्टेड अब्रॉड है या उसकी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही होगी, बेशक वो सर्विसेज बाहर परफॉर्म करता रहे। ओके, सो हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम पे। अब जब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट सॉल्व हो गई, तो अब जरा हम चलते हैं आगे। प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिराइव बाय पर्सन शैल बी टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। इस सेंटेंस को फिलहाल इग्नोर कर दें, हमने टैक्स रिजीम्स को फिर वैसे ही इग्नोर किया हुआ है। ये बिल्कुल एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स रिजीम्स क्या होते हैं। रेंटल इनकम शैल बी रिड्यूस्ड बाय allowable expenses detailed in section 15A and remaining amount shall be included in taxable income under normal tax regime. So यहाँ पे टैक्स लॉ ने आपको डिडक्शन के केस में बता दिया है कि जनाब कुछ अलाउेबल डिडक्शन है जिसकी एक लिस्ट है आपके पास, और उस लिस्ट में जो भी एक्सपेंसेस लिखे हैं वो आपको याद भी करने पड़ेंगे, लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, और उन्हीं लिस्ट में जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने एक्सपेंस आउट करने हैं। तो अब सबसे पहला मुद्दा जो हमने हल करना है वो ये कि ये रेंट जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। तो रेंट के केस में इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन रेंट, नंबर सेकंड एडवांस, एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट कौन से वाला एडवांस है, याद है थोड़ा सा, ये जो हमने लिखा एडजस्टेबल एडवांस, यानी वो एडवांस जो आप कहते हो कि यार 6 महीने के पहले मुझे पैसे दे दो एडवांस में, बाद में बात करेंगे, अगला रेंट आप पीरियोडिकली देते हैं जी। 6 मंथ इज फॉर एग्जाम्पल, आप 3 मंथ्स का कह दो, उसे 2 महीने का कह दो, 4 महीने का कह दो, तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टीज जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से वो करें। सो रेंट में क्या शामिल है, एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, ये भी शामिल है, और एक और चीज भी शामिल है, वो क्या, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस कौन सा था, ये जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था अनएडजस्टेबल एडवांस, यानी ये किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटी जो आपने क्या करनी होती है, वापस करनी होती है, रिफंड करनी होती है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये भी प्रॉपर्टी इनकम में आपने शामिल करना है, ये तो कोई ज्यादती नहीं हो रही क्योंकि ये तो वापस करना है आपने। तो अभी देखते हैं टैक्स लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो पहली चीज रेंट है, टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, ये मामला तो हल हो गया कि टैक्स जो भी रेंट है वो आपने अक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स कर लेना। अगर फर्ज करो कि एक मालिक मकान और किराएदार आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ऑनर मिस्टर ओ वो टेनेंट को कहता है, मिस्टर टी को, कि यार आप ऐसा करो मुझे 3 साल का एडवांस पे कर दो, और मिस्टर टी कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे भी ये मेरे लिए भी जरूरी है कि मुझे पता हो 3 साल मैंने आपके पास रहना है, ये ना हो आप मुझे 3 महीने बाद कहीं चलता करें। तो ठीक है 3 साल का एडवांस दे रहा हूँ, आप मुझे नहीं छेड़ेंगे मैं आपको नहीं छेड़ूंगा। तो अब जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें मिस्टर ओ की ये इनकम, ये सारा केस किसके लिए रेलेवेंट है, मिस्टर ओ के लिए। ऑनर की हम बात करेंगे, टेनेंट की हमने कोई बात नहीं करनी, उसका तो एक्सपेंस है ही। तो इसके केस में जो ईयर वन होगा, ईयर वन लेट से उसने कहा कि जी आप 1 लाख रुपया पर मंथ मुझे अदा करेंगे और 3 साल का एडवांस दे दें, तो पैसे कितने दे रहा होगा मिस्टर टी उसको, 1 लाख रुपए एक महीने का, 12 महीने एक साल के, और 3 साल, तो कितना बना, 3,60,000 नहीं, 36 लाख। ठीक है जी, तो 36 लाख रुपए ये इसको दे रहा होगा। तो ऑनर की ईयर वन में इनकम कितनी लिखेंगे, हाँ
अक्रूवल बेसिस, वो टैक्स लॉ ने क्लैरिफाई भी किया है ना कि अक्रूवल बेसिस आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो उस पीरियड का जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 12 लाख रुपए। तो जो आपकी इनकम है ना, जो आपकी इनकम हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, उस पीरियड में जो कंसिडरेशन बनती है। ठीक है, अब उस पीरियड की कंसिडरेशन चाहे रिसीव हो गई हो चाहे रिसीवेबल हो, ठीक है, दोनों सूरतों में वो आपकी इनकम बन जाएगी। अब अगर फर्ज करें कि ये मिस्टर टी कहता है कि यार अभी कोविड है तो मेरा बिजनेस, जी हाँ एडजस्टेबल, जो मतलब आपको उसने कहा ना कि ये वो रिफंड तो नहीं होना, उसने कहा 3 साल का मुझे एडवांस पेमेंट करो आप रेंट की, 3 साल बाद आपने कोई रेंट नहीं देना, इकट्ठे मुझे पैसे 36 लाख रुपए दे दें और आके 3 साल के लिए रह लें यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कौन सा एडवांस, एडजस्टेबल। सिक्योरिटी की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं। और अगर मिस्टर टी कहता है जी कोई पैसे नहीं है फिलहाल मेरे पास, बाद में देखेंगे, तो फिर इनकम कितनी होगी मिस्टर ओ की, 12 लाख की होगी तब भी, क्योंकि अक्रूवल बेसिस में आप क्या देखते हैं कि आपने अर्न कितना किया। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ से जो हमने इस ये जो मैंने ये चीजें लिखी यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे, इससे मैंने एक पॉइंट एस्टेब्लिश किया, वो ये कि अगर रेंट की इनकम मैं अक्रूवल बेसिस पे बनाता हूँ तो फिर एडजस्टेबल एडवांस एक इररेलेवेंट फिगर हो जाती है। जब मैं इनकम ही अक्रूवल बेसिस पे बना लेता हूँ, फर्ज करें मैं इसको कह देता हूँ जी कि एडजस्टेबल एडवांस है 2 साल का, तो भी इनकम कितनी है, 12 लाख ही है ना। अगर एडजस्टेबल एडवांस है 2 महीने का, तो भी इनकम कितनी है, 12 लाख ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हमने एक पॉइंट ये डिराइव किया, क्या डिराइव किया कि एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आप रेंट इनकम तो बना चुके हैं ऑन अक्रूवल बेसिस, तो फिर ऐसी सूरत में एडजस्टेबल एडवांस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम बिकॉज ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ टैक्सेशन। ये तो ऑटोमेटिकली इनकम में जा चुका है क्योंकि आपने ये अमाउंट ही अक्रूवल बेसिस पे ली थी जी। 3 साल का एडवांस एक साथ दे दिया उसने, तो भी इनकम तो 12 लाख ही है, 12 लाख ही है ना उस पीरियड की। अक्रूवल बेसिस है ही ये, पहले आपको अक्रूवल बेसिस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूजली अकाउंटिंग के स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपने एफ आर पढ़ा हुआ है, अभी नहीं पढ़ा हुआ ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अक्रूवल बेसिस में आपने क्या देखना है कि 12 महीने मेरा टैक्स ईयर है, तो उस टैक्स ईयर में किसी को अगर मैंने किराए पे जगह दिया तो उसके साथ रेंट कितना एग्री किया है, दैट्स इट। तो बस जो रेंट एग्री किया है वो अक्रूवल बेसिस पे अब इनकम बन जाएगा। अक्रूवल बेसिस में मुराद ये कि आपने जो अर्न कर लिया रेंट, वो बंदा आगे रहना शुरू हो गया, पूरा साल रह लिया, तो आपने रेंट अर्न कर लिया। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस पे वो इनकम बन जाएगी। तो ये पॉइंट समझ आया जी सबको कि अगर एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट है तो इसका तो मुझे कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सवाल में दिया हुआ है कि जी 15 साल का एडवांस दे दिया, तो भी मेरे सवाल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने इनकम तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर ले ली हुई है और वही इनकम बनती है। ठीक है जी। हाँ, ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ये तो आपने वापस करना है। ये अब किस चीज की बात हो रही है, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी आपने वापस करनी होती है ना। टैक्स लॉ ये कहता है कि यार अगर तुम्हें कोई किराएदार आके पैसे दे देगा, फर्ज करो 5 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पे, जो आपने उसे बेशक वापस भी करने हैं, तो वो तुम 5 लाख करंट अकाउंट में तो नहीं रखोगे, तुम उसको रखोगे किसी बैंक अकाउंट में, कुछ उससे करोगे, तुम उससे कुछ अर्न करोगे। तो वो जो पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं ना, उससे तुम कुछ अर्न करोगे। तुम कितना अर्न करोगे ये तुम नहीं बताने वाले मुझे, तो मैं खुद ही से एज्यूम करने लगा। तो टैक्स लॉ क्या करता है, टैक्स लॉ ये कहता है जी कि चूंकि सिक्योरिटी के पैसे आपके पास पड़े हुए थे, तो हम खुद ही से एक अमाउंट आपको बता देते हैं, वो आप इनकम में शामिल कर लिया करें। बेशक आपने करंट अकाउंट में ही रखे हुए पैसे, आपने उससे कोई पैसा नहीं कमाया। फर्ज करो कि साले की शादी आ गई, आपसे सारे खर्च हो गए पैसे, सिक्योरिटी के पैसे खर्च हो गए, तो भी टैक्स लॉ ये कहता है कि तुम्हारे पास सिक्योरिटी पड़ी थी और उसकी एक, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वो किया था ना लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में, टैक्स लॉ ने कहा भाई बेंचमार्क रेट हमने बता दिया, इस बहस में नहीं आप पढ़ते कि कितना तुम्हें फायदा हुआ कितना नहीं फायदा हुआ। तो यहाँ पे भी टैक्स लॉ ने कह दिया जितनी भी सिक्योरिटी आपको मिली हुई है उसका 1/10 करो और बस इनकम में लिख दो, इनकम में लिख दो रेंट के तौर पे। तो अब जरा अब ये थोड़ी ध्यान से समझने वाली बात है कि जिस वक्त मैंने प्रॉपर्टी इनकम बनानी है ना, तो मैंने सबसे पहले फाइंड आउट करना है रेंट चार्जेबल टू टैक्स।
फिर उसमें से माइनस करूंगा ना एक्सपेंसेस। तो इसमें तीन चीजें आप लिखेंगे। नंबर वन, रेंट, जो भी आपने उसके साथ एग्री किया, रिसीव्ड और रिसीवेबल अक्रूवल बेसिस के ऊपर, महाना रेंट जो भी आपने डिसाइड किया था। नंबर सेकंड, उसके अंदर आपने फोरफीटेड डिपॉजिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यानी कि जो अगर कोई बयाना उस पीरियड में ऐसा आया था जो आपने जब्त किया है, तो वो भी रेंट इनकम का पार्ट बनेगा। नंबर थ्री, अनएडजस्टेबल एडवांस। तो अब मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से मिस्टर ऑनर जो थे, उन्होंने मिस्टर टेनेंट को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी और उन्होंने कहा जी कि 10,000 पर मंथ रेंट हुआ करेगा, और आप ऐसा करें कि 2 महीने का मुझे एडवांस रेंट दे दें, और उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि 3 मंथ का रेंट के बराबर मुझे सिक्योरिटी दे दें। चलो जी, अब इस बंदे की हम रेंट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करने लगे। तो सबसे पहली फिगर क्या बनाओगे आप? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो वो कितना है? 10,000 पर मंथ, तो कितना बन गया? 1,20,000। लेट्स से कि पूरा साल प्रॉपर्टी रेंट पे रही। फोरफीटेड डिपॉजिट की बात नहीं आई इस एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि कहीं पे उसने घर को बेचने की कोशिश नहीं की। और अनएडजस्टेबल एडवांस कौन से वाला है? ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है। तो ये 3 मंथ के बराबर है, तो इसको क्या करना है? 30,000 रुपए। इसको टैक्स लॉ कहता है जी आप क्या कर दें? 1/10। 1/10 करके किधर ले जाएं? 3,000 रुपए यहाँ पे शामिल कर दें। और ये आप करते रहेंगे 1/10 अगले 9 साल भी। तो 9 साल में पूरा 30,000 चला जाएगा ना इनकम में, ठीक है। तो ये 30,000 भी आपने, और उसके बाद आपने जब वापस करने हैं तो बस वापस कर देने। ये टैक्स लॉ ने एज्यूम किया है कि ये नोशनल फिगर है कि आप तकरीबन इतने पैसे इससे कमा ही रहे होंगे। नहीं भी कमा रहे तो बस टैक्स लॉ की फरमाइश पे आप शामिल कर लें। इसका क्या करेंगे? ये बेचारा जो है, ये जो 2 महीने का एडवांस रेंट उससे लिया था, हाँ, नो ट्रीट। क्यों? क्योंकि जब यही मैंने ले लिया अक्रूवल बेसिस पे, तो दोबारा से उसको तो कुछ लाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अब इसका जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स का फिगर कितना बनता है, तो 1,23,000 रुपये बनता है। ठीक है जी। पहला साल गुजरा, बड़े अच्छे किराएदार थे, आपने कहा रह लो अगले साल भी तुम, मालिक मकान भी अच्छा, ठीक है जी रह लेते हैं। 10% से किराया इंक्रीज होगा। फिर दोबारा ऑनर की, ये टैक्स ईयर, लेट्स से टैक्स ईयर 1, टैक्स ईयर 2, फिर से बनाए इसकी इनकम। रेंट कितना बना? अब कितना लेंगे हम? 10% से इंक्रीज कर दिया ना किराया। तो 10,000 में 10% कितना बनता है? 1,000 ऐड हो जाएगा, 11,000। जिनका क्विक मैथ अच्छा नहीं है, मेरे जैसे बच्चे, मेरा क्विक मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैथ्स एक्चुअली, मैथ्स ही नहीं अच्छा मेरा, फिर भी मैं चार्ट अकाउंटेंट बन गया। तो इससे एक चीज ये भी साबित होती है कि मैथ्स अच्छा होना जरूरी नहीं है सीए करने के लिए। सीए करने के लिए जरूरी पता है क्या है? चलो एक मार्जिनल डिस्कशन बीच में कर देता हूँ। ये कल मैं आपके साथ एनालिसिस एक शेयर करूंगा, जो मैंने अभी रिजल्ट जो है उसका एक कोरिलेशन बनाया कि कौन से स्टूडेंट्स पास हो गए और कौन से फेल हो गए। तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ था अटेंडेंस का, टेस्टों का, वगैरह वगैरह। तो बड़ी अमेजिंग मुझे एक कोरिलेशन नजर आई, वो ये कि जो बच्चे टेस्टों में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ना, उनमें से अक्सर फेल हुए हुए हैं। लेकिन वो बच्चे पास हो गए जो अटेंडेंस में पूरे थे। मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा डाटा वो पिछले बैच का, कि जो बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे थे ना, वो पास हो गए। तो ये एक फैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी बता रहा हूँ आपको, कि सीए के अंदर ना वो बंदा चलेगा जो होगा ढीठ, जो हिम्मत हार जाए, जो छोड़ जाएगा ना बीच में कि यार ये नहीं, मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा इस तरह की चीज, तो वो नहीं चलेगा। आपको ना जरा अपने अंदर वो जिसको कहते हैं ना परसिवियरेंस, यानी आपको बस ये ऑप्शन ही जेहन से निकालने के नहीं होना, ये होना ही होना है आपसे। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं बनना, बस ये जेहन में रखें। सेकंड ऑप्शन, प्लान भी है ही कोई नहीं, दूसरा प्लान कोई नहीं है। तो तब ये हो जाएगा, तब ये कंसिस्टेंसी आएगी आपके अंदर। सो कंसिस्टेंसी इज द की, हार्ड वर्क इज द की।
आईक्यू लेवल किसी का कम ज्यादा हो सकता है, वो गॉड गिफ्टेड है। वो अल्लाह ताला ने जो प्रोसेसर, किसी को कोर i7 दे दिया है, किसी को कोर i3 दे दिया है, तो बाज बंदे तेज हैं प्रोसेस करने में, बाज प्रोसेस करने में स्लो है। लेकिन विन हमेशा वो करता है जो हार्ड वर्कर होता है, यानी जो टाइम लगाता है। अगर कोर i3 प्रोसेसर है तो i7 के मुकाबले में टाइम ज्यादा लगाएगा ना, लेकिन प्रोसेस कर लेगा वो। सो जिंदगी में हमेशा आप जितने भी अजीम लोग देखेंगे, जितने भी कोई भी आपका जो आइडियल होगा ना, आईक्यू लेवल इज नॉट द की, द की इज हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्कर जरूर होगा। आप जिस भी कोई भी बंदा जो आपकी जिंदगी में जिसको आप समझते हो कि यार ये मेरा आइडियल है या ये हीरो है, उस बंदे इन सब में एक ट्रेट कॉमन होगी, एक एबिलिटी कॉमन, वो हार्ड वर्क है। ठीक है, सो दैट्स एक्चुअली द की। अच्छा, अब ये जो बात स्टार्ट हुई थी क्विक मैथ से, सो 11,000 रुपए अब आपका रेंट बन गया, तो पूरे साल के कितने बनेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा ना, ऐसे ही। तो ये कितने बनेंगे? हाँ, 1,32,000। फोरफिटेड डिपॉजिट, ये तीन चीजें ना याद रख लें, ये आपने इन तीनों के बगैर रेंट चार्जेबल टू टैक्स का फिगर कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही प्रॉपर्टी का सवाल है, फौरन आपके जहन में विंडो ओपन होनी चाहिए, मैंने रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनाना है। फौरन जहन में तीन चीजें आनी चाहिए कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, फोरफिटेड डिपॉजिट और अनएडजस्टेबल एडवांस, ये तीन चीजें लिखनी है। फोरफिटेड डिपॉजिट कितना हो गया? 0। अनएडजस्टेबल एडवांस कितना हो गया? हाँ, वही 3,000। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना होगा? 1,35,000। डन। ठीक है। टैक्स ईयर 3 में कुछ मामला खराब हो गए, बच्चे बड़े हो गए किराएदार के, कभी दरवाजों से झूला ले रहे हैं, कभी पानी की टंकी में नहा रहे हैं जाके, तो घर का नुकसान होना शुरू हो गया। इसने कहा कि भाई 6 महीने गुजरे थे, तो ऑनर ने कहा कि भाईजान चलें शाबाश। टेनेंट 1 को बोला खाली करो घर और जाओ, और टेनेंट 2 को कहा कि जनाब अब आप आके रह लो मेरे पास। टेनेंसी चेंज हो गई। ठीक है। अब ये नया बंदा आया था, इसकी जरा तनख्वाह शनख्वाह अच्छी थी, तो उसने कहा कि भाई आपसे मैं किराया कितना लूंगा? 15,000। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 6 महीने कौन रह कर गया है? टेनेंट 1, और 6 महीने टेनेंट 2। अब प्रॉपर्टी इनकम क्या होगी? वही तीन चीजें बनानी है आपको। नंबर 1, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है जी। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 6 महीने का अलहदा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 महीने का अलहदा। तो पहले वाले से कितना रेंट ले रहे थे? लेट से 11,000 ही कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इंटू 6। तो कितने पैसे आए? 66,000। दिए या नहीं दिए? डैम केयर। और अगला जो बंदा है उससे कितना? 15,000 इंटू 6, कितना? 90,000। 90, ठीक है। ऑनलाइन से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना जी हमारी जी कैलकुलेशन? ठीक है जी। तो अब ये टोटल कितना बन गया? अगर मैं इसको टोटल करूं तो 1,56,000, ऐसे ही। तो ये मैंने पहली फिगर बना ली, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक हो गया जी। नंबर 2, फोरफिटेड डिपॉजिट, सिंपल फिगर होती है वो, अगर दी हुई हो तो शामिल कर लें, ना दी हो तो कुछ भी नहीं करना उसको, तो यहाँ पे 0 है। नंबर 3, अनएडजस्टेबल एडवांस। इसको आपने कहा कि यार ये पिछला बंदा, इसने तो हमें नाको चने चबा दिए, जाते हुए सारा नुकसान कर गया मेरे घर का, तुम्हारे से मैं लूंगा, ऐसा करो तुम 40,000 रुपये मुझे एडवांस दो, सिक्योरिटी दो। उसने कहा ठीक है ले लें आप, तो मसला नहीं। अब ये जरा थोड़ी सी ये सिचुएशन गंभीर हो गई है, क्योंकि आपने टेनेंट 1 को उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया है, और टेनेंट 2 से एक नया सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है। तो अब टैक्स लॉ ने यहाँ पे आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। टैक्स लॉ कहता है ये कि जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया है, छोड़ दो उसको, बात खत्म। उसके सिक्योरिटी के कोई पैसे अब आप वो 1/10 करके जो कर रहे थे ना हर साल, वो करने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे से लिए है ना पैसे, वो, यस, कितने लिए? 40,000 सिक्योरिटी ली है इससे।
इसमें से सिर्फ वो पैसे माइनस कर दो जो आप ऑलरेडी इनकम में ले जा चुके हो। इनकम में कितने पैसे ले जा चुके हो? तो ये 3,000 और ये तीन, 2 दफा 3,000 गया ना इनकम में। ठीक है, तो पहले सिक्योरिटी की वजह से इनकम में जा चुके हैं कितने? 6,000 रुपये। तो बस वो यहाँ पे आपने माइनस करने हैं। तो बाकी कितना बचा? हाँ, 34,000। इसको कर दें 1/10, तो कितना हो गया? 3,400। 3,400। और इसको अब ऐड कर लें इसके अंदर, तो ये अब कितना हो गया? 1,59,400। ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है जी। तो जिस वक्त आप किराएदार को उसका एडवांस वापस कर दें, तो फिर उसको कुछ भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक किराएदार पहले महीने में आया और 12वें महीने में घर छोड़ खाली कर दिया, सिक्योरिटी वापस हो गई, तो फिर कुछ भी नहीं करना। जिस साल में सिक्योरिटी वापस हो जाए वो सिक्योरिटी की कैलकुलेशन इररेलेवेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, फर्ज करें कि ये जो टेनेंट सेकंड है, ये आया 2 महीने रहा, इसने भी वो हरकतें शुरू कर दी, आपने इसका 40,000 एडवांस वापस किया, उसका कहा चलो शाबाश जाओ यहाँ से। ठीक है, तो अब इस 40,000 को मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस साल में वापस होगा ना उस साल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। अब जरा टैक्स लॉ पे आ जाते हैं जी। 1/10 ही करें, और चाहे आखिरी महीने में आया तो भी 1/10 ही करें, चाहे इस पहले महीने में आया तब भी 1/10 करें। अच्छा जी, अब जरा टैक्स लॉ की भी बात सुन लेते हैं कि ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, इसके केस में क्या है। इस केस में करना ये है कि 1/10 ऑफ एडवांस विल बी ट्रीटेड एज रेंट इन टैक्स ईयर ऑफ रिसीट एंड 9 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। सब्सिक्वेंट का मतलब पता है सबको? आने वाले, आने। तो अगले 9 साल, और जिस साल में पैसे रिसीव किए और उससे अगले 9 साल आपने 1/10 करके इनकम में ले जाना है। नथिंग विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम इन द टैक्स ईयर इन विच सच एडवांस इज रिफंडेड। जिस साल में वापस करेंगे, टेनेंसी एक्सपायर होगी, वापस करने पैसे, तो उस साल में कुछ भी 1/10 वाला काम नहीं करना। If tenancy is terminated before 10 years and previous advance is returned and new advance is received, तो फिर क्या होगा? अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस, जो कि हमने यहाँ पे अब जैसे एग्जांपल सॉल्व की थी, कितनी थी? 40,000 माइनस अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर, ये कौन सी अमाउंट थी? 6,000। तो जो जवाब आया उसको क्या कर दें? 1/10 ऑफ एडवांस विल बी ट्रीटेड एज रेंट इन टैक्स ईयर ऑफ रिसीट एंड 9 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। तो अब वो जो 3,400 रुपये हमने बनाए थे, वो जिस साल में 40,000 रिसीव हुआ उस साल में, और अगले 9 साल तक वो 3,400 रुपये अब इनकम में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ देखें, ये देखें ना, अभी ये करते हैं, इन्होंने जो बात की उसको करते हैं। ये आप ये कह रहे हो जी कि ये जिससे लिया था 30,000 रुपये, उसको 8 साल हो गए, तो इसका मतलब इनकम में कितना जा चुका है? 24,000। ठीक है, और अब जो नए बंदे से पैसे ले रहे हो वो कितने हैं? नए बंदे से जो एडवांस ले रहे हो 40,000, तो 40,000 में से कितने माइनस कर दोगे? 24,000। जो बाकी जवाब आएगा उसको 1/10 करके इनकम में ले जाओ। अगर फर्ज करें नए किराएदार से आप कहते हैं जी मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, तो ऑलरेडी इनकम में कितना जा चुका है? 24,000। तो फिर अब इसका मतलब कुछ भी नहीं बच रहा ना, तो फिर अब इनकम में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, टैक्स लॉ कहता है ऐसा नहीं है। टैक्स लॉ ये कहता है कि आपने जो भी पहले एडवांस लेके इनकम में डाल दिया वो माइनस करेंगे। अब देखें, बात चीजें ऐसी हैं कि जो नॉर्म्स के खिलाफ हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक बंदे को किराए पे पहले घर दिया हो 10,000 पे, और नया किराएदार है उसे मैं कहूँगा नहीं तुम 8,000 पे रह लेना। मतलब इट विल ऑलवेज गो अप। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन तो हो सकती है कि एक बंदे से मैंने कहा कि यार आप ऐसा करें कि एडवांस 30,000 दे दें, और अगले बंदे से कहूँ कि नहीं आप एडवांस, और 8 साल भी गुजर चुके हैं, 8 साल पहले मैंने एक बंदे से 30,000 एडवांस लिया था, और अब मैं कहूँ कि नहीं आप 20,000 एडवांस दे दो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट है। अनटिल अनलेस कि वो मेरा ही कोई मतलब एसोसिएट हो, कोई मेरा भाई कजन रिश्तेदार हो, तो मैं कहूँ कि नहीं, उससे तो खैर मैं लूंगा भी नहीं रेंट वगैरह।
लेकिन बताने का मकसद ये है कि टैक्स लॉ थोड़ा सा कमर्शियल साइड को देख के डिजाइन हुआ हुआ होता है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कम है कि वो अमाउंट कम हो जाएगी उससे। हाँ हाँ, अगर प्रॉपर्टी आपने 2 महीने के लिए रेंट पे दी और 10 महीने के लिए प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, तो फिर आप अक्रूवल बेसिस ही देखेंगे। आप अक्रूवल बेसिस में आपकी प्रॉपर्टी कितने अरसे के लिए रेंट पे थी? 2 महीने के लिए। तो 10, फर्स्ट करो 10,000 रुपये रेंट था, तो आपकी इनकम में कितने पैसे आएंगे? 20,000 रुपये। दैट्स इट। ठीक है। और कोई ऑफ शूट कोई ध्यान में आ रही हो सिचुएशन? अच्छा, अब एक चीज अगर अपने पास नोट करें, ये इसको मैं बोलता हूँ शर्तिया मिस्टेक। शर्तिया मिस्टेक से क्या मुराद है? ये गलती रेंट प्रॉपर्टी का सवाल करते हुए आपसे होगी ही होगी। मैं यहाँ पे चीख चीख के पागल हो जाऊंगा, फिर भी ये गलती आपसे होगी। वो ये होगी कि जो सिक्योरिटी है वो आपने 1/10 करके इनकम में ले जानी है। लेकिन सिर्फ किस केस में? अगर वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग है। अगर वो लैंड है तब ऐसा नहीं करना। अगर वो लैंड हो तब आपने कोई सिक्योरिटी अगर ऑनर ने रिसीव किया तो 1/10 वाला ट्रीटमेंट उसको नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है टैक्स लॉ में। तो अगर यहीं पे ये जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल बनाई थी, इसमें मैं प्रॉपर्टी को बिल्डिंग की जगह पे अगर लैंड कर दूं, तो फिर ये जो तीसरी अमाउंट मैं लिख रहा था ये इनकम में शामिल नहीं होगी। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल नहीं होगी, इसको इग्नोर कर देंगे आप कैलकुलेशन में। लेकिन मसला ये है कि ये आप गलती करेंगे ही करेंगे। ये जब न्यूमेरिकल आएगा ना, जब आपको लिखा हुआ होगा लैंड, आप कहेंगे ठीक है, जल्दी से आपने 3 फिगर्स बनानी है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 4 फीट डिपॉजिट, अनजस्टेबल, वो आपने कर देना है कैलकुलेट। तो ये किसी तरीके को ऐसा करें, कोई अपनी शर्ट के ऊपर गिरा लगाएं, या कोई ऐसा काम करें कि ये आपको भूले ना। ये सिर्फ किस 1/10 वाला ट्रीटमेंट किस सूरत में करना है आपने? बिल्डिंग के केस में, लैंड के केस में नहीं करना। ठीक है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? चलो, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है जी? ऑनलाइन में? नो, चलें, ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।